उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जीत के समीकरण की बिसात पर मोहरे सजने लगे। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव में जाने के लिए अपना परंपरागत अंदाज चुना है, लेकिन इस बार हैदराबादी भाईजान ने 100 विधानसभा के मैदान में एंट्री मारकर खेल बिगाड़ने का इंतजाम कर लिया है। उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि सेकुलरिज्म और संविधान की दुहाई देने वाले ओवैसी वाकई जीत दर्ज करने की नीयत से लड़ रहे हैं या फिर वो किसी एक पार्टी के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी में है। आखिर क्यों उठा ये सवाल, इस रिपोर्ट में विस्तृत जवाब देखिए। मुसलमान अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये काम होगा इंशाअल्लाह पूरा। हम नहीं मिटने वाले, हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं, याद रखो। मैं उत्तर प्रदेश में मंजलिस के परचम तले मुसलमानों के लीडरशिप को देखना चाहता हूँ। बिहार विधानसभा और गुजरात के निकाय चुनाव में मिली कामयाबी से यकीनन हौसला तो बढ़ा है। ना हम मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे इंशाअल्लाह, ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे। और यही बढ़ा हुआ हौसला उत्तर प्रदेश के लिए एक नया विकल्प बनाने की जुगत में है। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। याद रखो, हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। नाम असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बातें मुस्लिमों के हक। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप उठ खड़े होंगे, सियासी क़यादत बनाएंगे, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। नजर मुस्लिम वोटों पर और नजरिया संविधान के अनुच्छेदों को कुरान की आयतों की तरह पेश करके सेकुलरिज्म की नई परिभाषा गढ़। पीठ पे इतने खंजर मारे गए मुसलमानों के कि पीठ पे कोई जगह बाकी नहीं है जहां पे तुम्हारा जख्म ना। 67% मुसलमान कच्चे घरों में रहता है, तुम्हारे घर नहीं है और तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। मुझे उस बात का गुस्सा आता है। अल्फाजों की जादूगरी बखूबी जानने वाले हैदराबादी भाईजान उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में फुल फ्लैश एंट्री कर चुके हैं और इस प्रदेश में उनके सेकुलरिज्म की व्याख्या बता रही है कि नजर न सिर्फ मुस्लिम वोटों पर है बल्कि दलितों को साधने की भी कोशिश है। बीजेपी इस मुल्क में खुलकर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मैं भारत के मुसलमानों से, हमारे भारत के उन दलित भाइयों से जो अम्बेडकर को आज भी अपना आइडियल मानते हैं, मैं हम भारत के हमारे हिंदू भाइयों से जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को नहीं बोले, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आपको उठना पड़ेगा। लेकिन यूपी का दलित समुदाय जिस धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके करीब तक पहुंच पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। इसलिए AIMIM को अंत में अपना एजेंडा साफ करना ही पड़ा। आज मंजलिस आपके दरमियान में है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को आने वाले विधानसभा के इलेक्शन वोट देकर कामयाब करिए। और हमारा मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बने और साथ ही साथ दोबारा बीजेपी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने। ये उसी वक्त होगा जब उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुत्तहिदा अपने एक वोट मंजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे। आखिर यूपी में ओवैसी की पार्टी का एजेंडा क्या है? टारगेट पर कौन है? किसके वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि ओवैसी ने अब तक जहां जहां एंट्री ली है वहां वहां नुकसान बीजेपी को पहुंचाना था, लेकिन नुकसान उन पार्टियों को पहुंचाया जिन्होंने खुद को बीजेपी के खिलाफ सेकुलर बताया। वोट बैंक में उनके सेंध लगी जिनकी सियासत में मुस्लिम फैक्टर एक टूल है।
तो क्या यूपी में भी ऐसा ही AIMIM का इरादा है? हो भी सकता है, लेकिन ओवैसी की तकरीरों से इसका इजहार नहीं होता। बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती है। ये राम को देखते हैं, वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं, और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो। फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। टारगेट बेशक बीजेपी है, लेकिन ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी। वो दल जिसने चुनावी अभियान के शुरू होने से पहले ही छोटे दलों से गठबंधन किया, लेकिन AIMIM से हाथ नहीं मिलाए। कारण क्या है ये सभी जानते हैं, सीट और वोट का बंटवारा। लिहाजा AIMIM ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें ओवैसी को सेक्युलरिज्म की झलक भी मिल गई। AIMIM ने पहली सूची में 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से डॉक्टर मेहताब उम्मीदवार होंगे, तो वहीं हापुड़ की गढ़ मुक्तेश्वर से फुकरान चौधरी और धौलाना सीट से हाजी आरिफ कैंडिडेट हैं। मेरठ की सिवाल खास सीट से रफत खान, सरधना सीट से जीशान आलम और किठोरे सीट से तस्लीम अहमद चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह सहारनपुर जिले की बेहद सीट से अमजद अली, सहारनपुर देहात सीट से मरगूब हसन मैदान में है, तो वहीं बरेली विधानसभा सीट से शाहीन रजा खान उम्मीदवार है। पहली लिस्ट में जारी किए गए नामों में 8 सीट ऐसी है जिसमें 10 फरवरी को चुनाव है और 1 सीट पर 14 फरवरी को। लेकिन सेक्युलरिज्म का रट्टा लगाने वाले ओवैसी ने इस लिस्ट में एक भी गैर मुस्लिम का नाम नहीं जोड़ा। हालांकि इससे हैरानी भी नहीं होती, क्योंकि अपने उद्देश्य का खुलासा ओवैसी पहले कर चुके। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, उसको बेशरम किया जाए, मगर उसके मुकद्दर में दरी बिछाना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दरी अब तुम नहीं बिछाओगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे और राज भी करोगे इंशाअल्लाह ताला। दरअसल ओवैसी की पॉलिटिक्स में भी मुस्लिम वोटर जीत की गारंटी है। अगर ऐसा ना होता तो यूपी में वोट की अपील का दायरा सिर्फ मुस्लिमों तक नहीं सिमटता, वो भी उस पार्टी के लिए जो यूपी का मिजाज समझ चुकी है। 2017 में AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 37 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। जाहिर है इस तरह के परफॉर्मेंस को समझते हुए ही अखिलेश ने ओवैसी से दूरी बना ली। शुरुआत में राजभर ने करीबी दिखाई, लेकिन जल्द ही उन्होंने भी चुनावी गणित सुलझा लिया और अब वो अखिलेश के पाले में हैं और शायद इसी खींच ने AIMIM को समाजवादी विरोधी बना दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में और लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक पर है। उम्मीद यह भी है कि मुस्लिमों के साथ साथ दलित वोट बैंक का हिस्सा भी तोड़ा जाए। हालांकि इस रणनीति में ओवैसी और उनकी पार्टी को कितनी कामयाबी मिलेगी, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार समाजवादी पार्टी की टक्कर सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी से नहीं है, बल्कि उनके सामने हैदराबादी भाईजान भी एक चुनौती बनकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।